नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर कॉलिंस ने मिस एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे एलिजाबेथ ने ठुकरा दिया। अब आगे भाग 9। अब मिस्टर कॉलिंस के प्रस्ताव की चर्चा लगभग खत्म हो चुकी थी और एलिजाबेथ को अब बस उस अनकंफर्टेबल एहसास से जूझना था जो इस तरह की स्थिति के साथ आता है, और बीच बीच में अपनी मां की चिड़चिड़ी बातों को भी झेलना पड़ता था। जहां तक उस सज्जन की बात थी, उनके जज्बात न तो शर्मिंदगी में दिखे, न ही उदासी में, और न ही एलिजाबेथ से बचने की कोशिश में, बल्कि उन्होंने एक कड़क रवैया और चुप्पी के जरिए अपने गुस्से को जाहिर किया। अब वो उससे मुश्किल से ही कुछ बोलते थे, और जो लगातार तवज्जो पहले वो एलिजाबेथ को दे रहे थे, वो अब मिस लुकास को मिलने लगी, जो कि उनकी बातों को शालीनता से सुनती थी। और ये बात सबके लिए, खासकर एलिजाबेथ के लिए, राहत की बात थी। अगले दिन भी मिसेस बेनेट का मूड और तबीयत वैसे ही खराब रहा। मिस्टर कॉलिंस भी उसी रूठे हुए घमंडी मूड में थे। एलिजाबेथ को उम्मीद थी कि उनका गुस्सा शायद उनकी यात्रा को छोटा कर दे, लेकिन उनकी योजना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो पहले से ही शनिवार को जाने वाले थे और अब भी शनिवार तक रुकने का इरादा था। नाश्ते के बाद लड़कियां मेरिटन की ओर चली, ये देखने कि मिस्टर विक्रम लौटे या नहीं, और उनके नेदरफील्ड बॉल से गायब रहने का दुख मनाने के लिए। जैसे ही वो शहर में पहुंची, विक्रम उनसे आ मिले और फिर वो उनके साथ उनके मौसी के घर तक गया। वहां सबने बारी बारी उसकी नाराजगी और अफसोस को सुना और जताया, लेकिन एलिजाबेथ से उसने खुद ही माना कि उसकी गैर हाजिरी जरूरी नहीं थी, बल्कि उसने खुद ही तय की थी। जैसे जैसे वो शाम पास आने लगी, उसने कहा, मुझे लगा कि मिस्टर डार्सी का सामना करने मेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक ही कमरे में, एक ही पार्टी में इतने घंटे बिताना शायद मेरे बस से बाहर हो जाता, और हो सकता है कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाती जो फिर लोगों के लिए भी खराब होती। एलिजाबेथ ने उसकी समझदारी की तारीफ की और दोनों को इस बारे में लंबी बातचीत का अच्छा मौका मिल गया। दोनों ने एक दूसरे की खूब सराहना भी की। विक्रम और एक ऑफिसर उनके साथ लॉन्गबॉर्न तक वापस भी आए। इस वॉक के दौरान विक्रम खासतौर पर एलिजाबेथ के साथ रहा। उसका साथ एलिजाबेथ को 2 वजहों से अच्छा लगा। एक तो ये कि विक्रम ने उसे तवज्जो दी, और दूसरा ये कि इसी बहाने वो उसे अपने माँ बाप से मिलवा सकती थी। घर लौटने के थोड़ी ही देर बाद मिस बेनेट को एक चिट्ठी मिली। मिस बेनेट यानी जेन, जो कि नेदरफील्ड से आई थी, और उन्होंने उसे तुरंत खोल लिया। लिफाफे में एक छोटा, चमकदार और अच्छा कागज था, जिस पर एक महिला की सुंदर बहती हुई हैंडराइटिंग थी। एलिजाबेथ ने देखा कि जेन का चेहरा पढ़ते पढ़ते बदल गया है, और वो कुछ खास लाइनों पर बार बार रुक रही थी। हालांकि जेन ने खुद को जल्दी संभाल लिया और हमेशा की तरह बातों में शामिल होने लगी, लेकिन एलिजाबेथ को भीतर ही भीतर बेचैनी हो रही थी। इतने कि विक्रम तक की बातें उसे ध्यान से हट गईं। जैसे ही विक्रम और उसके साथी ने विदा ली, जेन ने एक नजर से उसे ऊपर कमरे में आने का इशारा किया। कमरे में पहुंचते ही जेन ने चिट्ठी निकालते हुए कहा, यह मिस बिंगले की चिट्ठी है। इन्होंने तो मुझे चौंका ही दिया। तुम्हें पता है, पूरा नेदरफील्ड वाला ग्रुप अब तक जा चुका है, और वो लोग अब शहर की तरफ जा रहे हैं। साथ ही वापस आने का कोई इरादा नहीं है। सुनो तो जरा वो क्या लिखती है। इसके बाद जेन ने उस चिट्ठी की पहली लाइन जोर से पढ़ी, जिसमें लिखा था कि वे सब अभी अभी ये तय कर चुके हैं कि अपने भाई के पीछे पीछे सीधे शहर यानी लंदन जाएंगे, और उसी दिन ग्रॉसवेनर स्ट्रीट में डिनर करेंगे, जहां मिस्टर हर्स्ट का घर है। अगली पंक्ति कुछ इस तरह थी, मैं ये दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे हर्टफोर्डशायर में कुछ भी छोड़ने का दुख है, सिवाय तुम्हारी संगति के, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। लेकिन चलो, इस उम्मीद में रहते हैं कि किसी भविष्य के समय क्या पता हम फिर से एक दूसरे की उसी प्यारी दोस्ती का आनंद ले सकें जो कि हमने अब तक जी है, और तब तक हम लगातार खुलकर एक दूसरे को लिखकर इस दूरी के दर्द को थोड़ा तो कम कर ही सकते हैं। क्यों?
मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूं। एलिजाबेथ ने इन घुमा फिरा कर लिखे भावुक शब्दों को उस अविश्वास के साथ सुना जो उसके मन में पहले से था। और भले ही इस अचानक विदाई ने उसे थोड़ा चौंकाया हो, लेकिन उसने इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं देखी जिसे लेकर सच में अफसोस किया जाए। उसे नहीं लगा कि उनके नीदरफील्ड से चले जाने का मतलब यह होगा कि मिस्टर बिंगले भी वहां नहीं आएंगे। और जहां तक उनकी संगति की बात थी, एलिजाबेथ को पूरा यकीन था कि जेन जल्दी ही मिस्टर बिंगले की संगति में उस नुकसान को भूल जाएगी। ये अफसोस की बात तो है, एलिजाबेथ ने थोड़ी देर बाद कहा, कि तुम्हारा अपने दोस्तों से मिलने से पहले ही वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कैरोलिन, जो कि भविष्य की खुशियों की बात कर रही है, वो वक्त शायद उतना दूर ना हो जितना वो सोचती है। और जो दोस्ती तुम दोनों में है, वो बहनों के रिश्ते में और भी गहराई से लौटे। मिस्टर बिंगले को वे लोग लंदन में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कैरोलिन ने तो साफ साफ लिखा है, जेन ने कहा, कि उनका कोई भी सदस्य इस सर्दी हर्टफोर्डशायर से वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूं। कल जब मेरा भाई हमें छोड़कर गया तो उसे लगा था कि लंदन की वो जरूरी बात जो उसे ले जा रही थी वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। और साथ ही ये भी पता है कि एक बार चार्ल्स शहर पहुंच गया तो वो जल्द लौटने की जल्दी नहीं करेगा। इसलिए हमने तय किया है कि हम भी उसके पीछे शहर जाएं, ताकि उसे होटल में अकेले और बोरियत में समय गुजारना न पड़े। मेरे बहुत से परिचित पहले ही सर्दी के लिए वहां पहुंच चुके हैं। काश मैं ये सुन पाती कि तुम, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बनने का कोई इरादा रखती हो। लेकिन फिलहाल तो मुझे इसका कोई भरोसा नहीं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हर्टफोर्डशायर में तुम्हारा क्रिसमस बहुत सारी खुशियाँ और चहल पहल से भरा हो, और तुम्हारे चाहने वाले इतने ज्यादा हों कि हम तीनों की कमी तुम्हें बिल्कुल न खले। सुना, इससे तो साफ लग रहा है कि, जेन ने जोड़ा, कि मिस्टर बिंगले इस सर्दी वापस नहीं आने वाले। अरे पागल, ये तो बस इतना बताता है, एलिजाबेथ बोली, कि मिस बिंगले नहीं चाहती कि वो वापस आए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जेन बोली। जरूर ये मिस्टर बिंगले का अपना फैसला है, वो अपने मालिक खुद हैं। लेकिन तुम सब नहीं जानते। मैं तुम्हें वो हिस्सा पढ़कर सुनाती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मिस्टर डार्सी अपनी बहन को देखने के लिए बहुत बेताब हैं, और सच कहूं तो हम भी उससे मिलने को कम उत्सुक नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि जॉर्जियाना डार्सी जैसी खूबसूरत, सुसंस्कृत और गुणी लड़की और कोई है। लुइसा और मैं उससे जो लगाव महसूस करते हैं वो और भी गहरा हो जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो आगे चलकर हमारी बहन बन जाए। पता नहीं मैंने कभी तुमसे इस बारे में अपनी भावनाएं साझा की हैं या नहीं, लेकिन मैं देश छोड़ने से पहले तुम्हें बताकर जाना चाहती हूँ। और मुझे भरोसा है कि तुम इसे गलत नहीं समझोगी। मेरा भाई उसे पहले ही बहुत पसंद करता है, और अब उसके पास उसे नज़दीक से जानने के भरपूर मौके होंगे। जॉर्जियाना के रिश्तेदार भी इस संबंध के उतने ही इच्छुक हैं जितना हमारा परिवार है। और फिर एक बहन की राय गलत नहीं हो सकती जब मैं कहती हूं कि चार्ल्स किसी भी लड़की का दिल जीतने में पूरी तरह सक्षम है। इन सारी बातों के साथ अगर कोई रुकावट नहीं है तो क्या मैं गलत हूं क्या? बताओ तुम्हें, प्यारी जेन, ये उम्मीद पालने में कि ऐसा रिश्ता बनेगा जो सभी को बहुत खुशियां देगा। जेन ने चिट्ठी खत्म करके पूछा, तुम्हें बताओ लीजिए, तुम इस लाइन के बारे में क्या सोचती हो? क्या इसमें सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा है? क्या ये नहीं बताता कि कैरोलिन को न तो उम्मीद है और न ही वो चाहती है कि मैं उसकी बहन बनूं? उसे अपने भाई की बेरुखी का पूरा यकीन है, और अगर उसे मेरे जज्बातों का जरा भी अंदाजा है तो उसने ये सब बड़ी दयालुता, यानी मुझे सावधान करने के लिए लिखा है। क्या इस बात को लेकर कोई और राय हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जरूर, क्योंकि मेरी राय तो बिल्कुल अलग है। सुनोगी? बिल्कुल, खुशी से। तो फिर सुनो, बात बस इतनी है। मिस बिंगले जानती हैं कि उसका भाई तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो चाहती हैं कि उसकी शादी मिस डार्सी से हो। इसलिए वो उसके पीछे शहर चली गई हैं, ताकि वो उसे वहीं रोक सके और तुम्हें यह यकीन दिला सके कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। जेन ने ना में सिर हिलाया। सच में जेन, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। जिसने भी तुम दोनों को साथ देखा है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मिस्टर बिंगले तुम्हें पसंद करते हैं।
और फिर मिस बिंगले कोई बेवकूफ नहीं है। अगर मिस्टर डार्सी ने उसके लिए इतना ही प्यार दिखाया होता जितना बिंगले तुम्हारे लिए दिखाते हैं, तो अब तक वो शादी की शॉपिंग कर चुकी होती। लेकिन बात यह है कि हम लोग उनके लिए न तो काफी अमीर हैं और न ही ऊंची सोसाइटी से, और यही वजह है कि वो इतनी बेचैन है कि उसका भाई मिस डार्सी से शादी कर ले। उसे लगता है कि अगर एक बार परिवार में ऊंची शादी हो जाए तो फिर अगली बार दूसरी शादी उसी लेवल की करना आसान होगा। और फिर उसमें थोड़ी चालाकी तो है, और क्या पता है शायद ये प्लान चल भी जाए अगर मिस डिबर्ग बीच में न होती। लेकिन मेरी प्यारी जेन, क्या तुम सच में सोचती हो कि सिर्फ मिस बिंगले के कहने पर उसका भाई मिस डार्सी को पसंद करता है? तो क्या तुम ये सोचती हो कि अब वो तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, या फिर ये कि वो तुम्हारी जगह उसकी फ्रेंड के प्यार में पड़ गया है? अगर हम दोनों के मिस बिंगले को लेकर एक जैसी राय होती, जेन ने जवाब दिया, तो तुम्हारी बात से मुझे बहुत तसल्ली मिलती। लेकिन मैं जानती हूं कि ये सब तुम जो कह रही हो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। कैरोलिन किसी को जानबूझकर धोखा नहीं दे सकती। मुझे बस यही उम्मीद है कि शायद वो खुद धोखे में हो। जब तुम मेरी बात से तसल्ली नहीं पा सकती तो कम से कम यही मान लो कि वो खुद धोखे में है। अब तुमने अपनी तरफ से उनके लिए जो कुछ करना था वो सब कर लिया ना, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी बहन, जेन ने कहा, मान लो सब कुछ अच्छा होता है तब भी क्या मैं ऐसे आदमी से शादी करके खुश रह सकती हूँ जिसकी बहनों और दोस्तों की ख्वाहिश है कि वो किसी और से शादी करे? देखो, ये फैसला तो तुम्हें खुद लेना होगा, एलिजाबेथ ने कहा। और अगर सोच विचार के बाद तुम्हें लगे कि उसकी बहनों की नाराजगी तुम्हारी शादी की खुशी से ज्यादा भारी पड़ती है, तो फिर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उसे मना कर दो। अरे, ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? जेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम जानती हो कि अगर उनकी नापसंदगी से मुझे दुख भी होगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगी। मुझे भी यही उम्मीद थी, और जब ये बात तय है तो फिर मैं तुम्हारी हालत पर ज्यादा तरस नहीं खा सकती। लेकिन अगर वो इस सर्दी में दोबारा नहीं आए तो मुझे कोई फैसला लेने का मौका नहीं मिलेगा। 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, एलिजाबेथ ने उस विचार को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी कि वो फिर लौट कर नहीं आएगा। उसे ये सब बस मिस बिंगले की खुदगर्जी से भरी चालें लगी, और वो बिल्कुल भी नहीं मानती थी कि ऐसे इरादे चाहे जैसे भी कहे जाए एक ऐसे आदमी को प्रभावित कर सकते हैं जो हर लिहाज से खुद पर निर्भर है। उसने अपनी बहन से जो कुछ भी महसूस किया वो साफ साफ कह दिया, और जल्दी ही उसे उसका असर भी दिखा। जेन का स्वभाव मायूस होने वाला नहीं था, और धीरे धीरे वो फिर उम्मीद करने लगी। भले ही कभी कभी उस उम्मीद को उसके प्यार की झिझक दबा देती कि बिंगले फिर से नेदरफील्ड लौटेगा और उसकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करेगा। दोनों ने तय किया कि मिसेस बेनेट को सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि बिंगले का परिवार चला गया है, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि मिस्टर बिंगले ने जानबूझकर दूरी बनाई है। लेकिन इतनी सी बात से भी मिसेस बेनेट बहुत दुखी हो गई, और उन्हें यह बहुत बदकिस्मती वाली बात लगी कि जब सब इतने घुल मिल गए थे तभी इन औरतों को जाना पड़ा। काफी देर अफसोस करने के बाद उन्हें इस बात की तसल्ली हुई कि शायद मिस्टर बिंगले जल्द ही फिर आएंगे और फिर लॉन्गबॉर्न में खाना खाएंगे, और उनकी बातों का अंत हमेशा इस तरह सुकून देने वाली घोषणा से हुआ। भले ही उन्हें बस फैमिली डिनर पर बुलाया गया हो, मैं तो 2 फुल कोर्स बनाऊंगी। बेनेट परिवार को लुकास परिवार के यहां डिनर पर बुलाया गया था। उस दिन ज्यादातर समय मिस लुकास इतनी दयालु थी कि उन्होंने फिर से मिस्टर कॉलिंस की बातें सुनी। एलिजाबेथ ने एक मौका देखकर उनका शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया शार्लेट, इससे उनका मूड अच्छा बना रहता है, एलिजाबेथ ने कहा, और मैं तुमसे जितना आभार जताऊं सो कम है। शार्लेट ने अपने दोस्त को बताया कि उन्हें किसी काम आकर अच्छा लग रहा है, और यह उनके समय की छोटी सी कुर्बानी के बदले में पूरी तरह से वाजिब है। लेकिन शार्लेट की दयालुता उससे भी आगे तक जाती थी जितना कि एलिजाबेथ ने सोचा था। असल में मिस लुकास का इरादा यह था कि वो मिस्टर कॉलिंस का ध्यान खुद की ओर मोड़ ले, ताकि एलिजाबेथ को उनकी तरफ से कोई और प्रस्ताव न मिले। और फिर शार्लेट की इस योजना के लिए माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। अगर मिस्टर कॉलिंस को इतनी जल्दी हर्टफोर्डशायर छोड़ना ना होता तो रात में ही वो सफलता की उम्मीद कर सकती थी। मगर यहां शार्लेट ने मिस्टर कॉलिंस की फायर और आत्मनिर्भरता को कम आंका, क्योंकि अगले ही दिन सुबह सुबह उन्होंने बड़ी चालाकी से लॉन्गबॉर्न हाउस से निकलकर
लुकास लॉज में पहुंचने की ठानी और वहां जाकर घुटनों के बल गिर पड़े। वो अपने कजिन से नजर बचाकर निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर किसी ने उन्हें जाते देख लिया तो तुरंत उनकी योजना समझ जाएगा। वो तब तक सबको बताना नहीं चाहते थे जब तक बात पक्की ना हो जाए। हालांकि उन्हें सफलता की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि शार्लोट ने उनकी बातों को पहले से भी ज्यादा टालने की कोशिश नहीं की थी। और आखिर में हुआ भी वही। मिस लुकास ने उन्हें ऊपर की खिड़की से आते देखा और तुरंत ऐसे निकली जैसे संयोग से रास्ते में मिल गई हो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी मोहब्बत और इतनी मीठी बातों का तूफान उनका इंतजार कर रहा है। मिस्टर कॉलिंस की लंबी लंबी स्पीचेस के बावजूद जितनी जल्दी हो सकता था सब तय हो गया और दोनों की सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने शार्लोट से निवेदन किया कि शादी की तारीख जल्दी से तय कर ले, ताकि वह सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सके। हालांकि शार्लोट ने फिलहाल वो तारीख टाल दी, लेकिन वो जानती थी कि इस रिश्ते को लटकाने में कोई तुक नहीं है। मिस्टर कॉलिंस की बेवकूफ़ी वैसे भी इस रिश्ते को लंबा और रोमांटिक बनाने से रोकती थी। शार्लेट ने यह रिश्ता पूरी तरह एक स्टेबल जिंदगी के लिए स्वीकार किया था। उन्हें परवाह नहीं थी कि यह कब होगा, बस जल्दी हो जाए। सर विलियम और लेडी लुकास से जब रजामंदगी मांगी गई तो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। उनके पास शार्लोट को देने के लिए कोई खास दहेज नहीं था और मिस्टर कॉलिंस के भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी थी। लेडी लुकास ने तो तुरंत ही हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि मिस्टर बेनेट और कितने साल और जिंदा रह सकते हैं। और सर विलियम ने तो साफ कहा कि जब मिस्टर कॉलिंस को लॉन्गबॉर्न एस्टेट मिल जाए तो उन्हें और उनकी बीवी को जरूर सेंट जेम्स में दिखाई देना चाहिए। घर के सारे लोग बेहद खुश थे। छोटी बहनों को उम्मीद थी कि अब वो 1-2 साल पहले ही सोसाइटी में डेब्यू कर सकेंगे, और भाइयों को यह राहत थी कि अब शार्लोट कुंवारी मरने वाली नहीं है। शार्लोट खुद काफी शांत थी। उसने जो चाहा वो पा लिया और अब उसके बारे में सोचने का टाइम था। उन्होंने माना कि मिस्टर कॉलिंस न तो बहुत समझदार हैं, न ही बहुत प्यारे। उनका साथ थोड़ा उबाऊ है और जो प्यार वो जताते हैं वो शायद असली नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके पति बनेंगे। उन्होंने कभी भी मर्दों या शादी को लेकर बहुत ऊंची सोच नहीं रखी थी, पर हमेशा से मानती थी कि एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की के लिए शादी ही सबसे इज्जतदार रास्ता है। भले ही वो हमेशा खुशियां न दे, लेकिन तंगी से तो जरूर बचा सकती है, और अब उसके पास वही रास्ता था। 27 की उम्र में जब वो कभी खास खूबसूरत नहीं रही थी, उन्हें लग रहा था कि उनके लिए किस्मत की बात है। पूरे मामले में उन्हें जो सबसे कम अच्छा लगा वो ये था कि एलिजाबेथ बेनेट को यह जानकर बहुत हैरानी होगी। शार्लोट उनकी दोस्ती को सबसे ज्यादा अहमियत देती थी। वो जानती थी कि एलिजाबेथ हैरान होगी और शायद नाराज भी, और भले ही शार्लोट का फैसला पक्का था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की नापसंदगी उन्हें जरूर तकलीफ देगी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि खुद जाकर ये बात बताएंगे, और मिस्टर कॉलिंस से कह दिया कि वो लॉन्गबॉर्न लौटकर इस बारे में किसी को एक शब्द भी न कहें। मिस्टर कॉलिंस ने वादा तो कर दिया, लेकिन निभाना मुश्किल था, क्योंकि उनकी लंबी गैर हाजिरी के बाद घर वाले उनसे इतने सीधे सवाल पूछने लगे कि उन्हें टालना मुश्किल हो गया, और साथ ही वो अंदर ही अंदर इस प्यार की जीत को सबको बताने के लिए बेकरार थे। अगली सुबह उन्हें इतनी जल्दी निकलना था कि किसी से मिल भी नहीं सकते थे, तो विदाई की रस्म उसी रात हुई जब सब औरतें ऊपर जा रही थी। मिसेस बेनेट ने बहुत शालीनता से कहा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप फिर से लॉन्गबॉर्न आए, जब भी आपको मौका मिले। मिस्टर कॉलिंस ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैडम, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। सब हैरान रह गए। मिस्टर बेनेट, जिन्हें इतनी जल्दी वापसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तुरंत बोले, लेकिन साहब क्या लेडी कैथरीन की नाराजगी का खतरा नहीं है इसमें? अपने रिश्तेदारों को नजरअंदाज कर देना ज्यादा ठीक होगा, बजाय इसके कि आप अपनी संरक्षिका को नाराज करें। मिस्टर कॉलिंस ने जवाब दिया, मेरे प्यारे सर, आपकी इस मित्रवत चेतावनी के लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं, और आप निश्चिंत रहिए कि मैं इतना महत्वपूर्ण कदम उनकी अनुमति के बिना नहीं उठाऊंगा। आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। आपकी नाराजगी से बचने के लिए कुछ भी दांव पर लगाइए, और अगर आपको जरा भी लग रहा हो कि आपकी हमारे यहाँ फिर से आने की योजना उन्हें बुरी लग सकती है,
जो कि मुझे बहुत मुमकिन लगता है, तो बेहतर होगा कि आप शांति से घर पर ही रहें। हम इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। मेरा विश्वास मानिए सर, आपके स्नेहपूर्ण ध्यान से मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और आप जल्दी मुझसे एक धन्यवाद पत्र की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने हेडफोर्डशायर प्रवास के दौरान मिली आपकी हर कृपा का जिक्र करूंगा। जहाँ तक मेरी सुंदर चचेरी बहनों का सवाल है, भले ही मेरी अनुपस्थिति बहुत लंबी न हो, मैं उन्हें अभी ही स्वास्थ्य और सुख की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एलिजाबेथ को भी अपवाद नहीं बनाते हुए फिर सब महिलाओं ने शालीनता से विदा ली। सबके सब इस बात से चकित थे कि वो इतनी जल्दी लौटने की योजना बना रहे हैं। मिसेस बेनेट को तो यहां तक ये भी लगा कि इसका मतलब यह है कि वो उनकी किसी और छोटी बेटी को प्रपोज करने का इरादा रखते हैं, और मैरी शायद इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती थी। मिसेस बेनेट उनके विचारों को बाकियों से ज्यादा अहमियत देती थी। उन्हें लगता था कि मिस्टर कॉलिंस की सोच में एक ठहराव है जो कि उसे भाता था, और भले ही वो खुद जितनी बुद्धिमान न हो, अगर मैरी उन्हें प्रेरित करे तो वो एक सुखद साथी बन सकते हैं। लेकिन अगली सुबह इस तरह की हर उम्मीद खत्म हो गई। मिस लुकास नाश्ते के बाद मिलने आई और एलिजाबेथ से अकेले में उस बीते दिन की बात साझा की। मिस्टर कॉलिंस के शार्लोट में रुचि लेने की संभावना एलिजाबेथ के दिमाग में पिछले 1-2 दिन में कभी कभी आई थी, लेकिन यह कल्पना करना कि शार्लोट इस प्रपोजल को स्वीकार भी कर सकती है, एलिजाबेथ को एकदम असंभव लगा। उसे इतनी ज्यादा हैरानी हुई कि वो अपना संयम खो बैठी और बोल पड़ी, एंगेज टू मिस्टर कॉलिंस? अरे प्यारी शार्लोट, ये तो नामुमकिन है। मिस लुकास, जो अब तक अपने चेहरे पर शांति बनाए हुए अपनी बात कह रही थी, इस सीधी प्रतिक्रिया पर जरा झेंप गई। हालांकि उन्हें यही उम्मीद थी, और जल्द ही खुद को संभालते हुए शांत स्वर में बोली, तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है एलिजा? क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर कॉलिंस किसी भी महिला की राय हासिल करने के लायक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें पाने में सफल नहीं हो पाए? एलिजाबेथ ने खुद को संयमित किया और एक मजबूत कोशिश करते हुए उन्हें सहज स्वर में यह भरोसा दिलाया कि उनका रिश्ता जानकर उन्हें खुशी हुई है और वो शार्लोट को हर तरह की सुख शांति की शुभकामनाएं देती है। शार्लोट मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। तुम जरूर बहुत हैरान हुई होगी, खासकर इतनी जल्दी जब तकरीबन अभी अभी उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया था। लेकिन जब तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगी। मैं कभी रोमांटिक नहीं रही, मुझे बस एक आरामदायक घर चाहिए, और मिस्टर कॉलिंस के स्वभाव, संबंधों और जीवन की स्थिति को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ मेरा भविष्य उतना ही सुरक्षित है जितना कि किसी और का हो सकता है शादी में। एलिजाबेथ ने शांति से जवाब दिया, खैर ये तो है, बिल्कुल हो सकता है। फिर थोड़ी अजीब चुप्पी के बाद वे दोनों बाकी परिवार के पास लौट गईं। शार्लोट ज्यादा देर तक नहीं रुकी और एलिजाबेथ अकेली रह गई सोचने के लिए। उसे इस रिश्ते को लेकर खुद को समझाने में काफी वक्त लगा। मिस्टर कॉलिंस का 3 दिन में 2 बार प्रपोज करना उतना अजीब नहीं लगा जितना यह कि शार्लोट ने वो प्रपोजल स्वीकार भी कर लिया। उसे हमेशा लगता था कि शार्लोट की शादी को लेकर सोच उससे अलग है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब बात हकीकत में सामने आएगी तो शार्लोट इतना बड़ा समझौता कर लेगी, सब कुछ सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के लिए। शार्लोट एज मिसेस कॉलिंस, ये कल्पना ही एलिजाबेथ को बेहद दुखद और शर्मनाक लगी। एक दोस्त जिसने खुद को इतने निचले स्तर पर गिरा लिया हो, उसे देखकर उसे दुख और झुंझलाहट दोनों हो रहे थे, और साथ ही एक कड़वी सच्चाई का एहसास भी हो रहा था कि इस रिश्ते में शार्लोट कभी भी सच में खुश नहीं रह पाएगी। एलिजाबेथ अपनी माँ और बहनों के साथ इस सोच में बैठी थी कि जो कुछ उसने अभी सुना है, क्या उसे इन्हें बताना भी चाहिए या नहीं। तभी सर विलियम लुकास खुद वहां पहुंचे। उन्हें उनकी बेटी ने भेजा था ताकि वो अपनी एंगेजमेंट की खबर पूरे परिवार को दे। उन्होंने सबको ढेर सारी बधाइयां दी और इस नए रिश्ते को लेकर खुद को भी बहुत लकी बताया। लेकिन इस खबर को सुनने वाले सिर्फ हैरान नहीं बल्कि पूरी तरह से यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। मिसेस बेनेट तो शालीनता की सारी हदें पार करते हुए बार बार कहती रही कि ये कोई गलतफहमी होगी, और लीडिया तो हमेशा की तरह बिना किसी फिल्टर के जोर से बोल उठी, हे भगवान, सर विलियम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि मिस्टर कॉलिंस तो लिजी से शादी करना चाहते थे?
अब ऐसे बर्ताव को झेलना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल होता, लेकिन सर विलियम के अंदर जो तहजीब थी उसने उन्हें शांति बनाए रखने में मदद की। वो अपनी बात पर अडिग रहे और सबकी बेतुकी बातों को भी मुस्कुरा कर सुनते रहे। अब एलिजाबेथ को लगा कि उन्हें सर विलियम को इस अजीब स्थिति से निकालना ही होगा, तो उन्होंने सबको ये बताते हुए पुष्टि कर दी कि उन्हें ये बात पहले से ही शार्लोट ने बता दी थी। उन्होंने सर विलियम को बधाई भी दी और बात को संभालने के लिए शादी के फायदे के बारे में बातें करने लगी, जैसे मिस्टर कॉलिंस का अच्छा स्वभाव और हंसफोर्ड की लंदन से सही दूरी वगैरह वगैरह। और जेन भी इसमें उसका साथ देती रही। हालांकि मिसेस बेनेट इस सबसे इतनी परेशान थी कि जब तक सर विलियम वहां रहे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उनके जाते ही उनके गुस्से और दुख का जैसे विस्फोट हो गया। पहले तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया, फिर कहा कि मिस्टर कॉलिंस को जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया है, फिर ये उम्मीद जताई कि वो दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे, और आखिर में दुआ मांगने लगी कि काश ये रिश्ता टूट जाए। उनके दिमाग में दो बातें साफ थी, ये सब बर्बादी एलिजाबेथ की वजह से हुई है, और दो कि उन्हें सबने बुरी तरह धोखा दिया है। वो पूरे दिन इन्हीं दो बातों पर बोलती रही, और सिर्फ उसी दिन नहीं, कई हफ्तों तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्हें एलिजाबेथ को देखकर डांटे बिना चैन नहीं आता था। सर विलियम और लेडी लुकास से तो वो एक महीना बात नहीं कर पाई, और उनकी बेटी शार्लोट को माफ करने में तो उन्हें कई महीने लग गए। मिस्टर बेनेट इस पूरी स्थिति को लेकर काफी शांत थे, बल्कि उन्होंने तो कहा कि उन्हें जानकर खुशी हुई कि शार्लोट लुकास, जिन्हें वो अब तक समझदार समझते थे, असल में उनकी पत्नी जितनी ही मूर्ख है। जेन को इस रिश्ते पर थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस यही चाहती थी कि शार्लोट सच में खुश रहे। एलिजाबेथ उसे मनाने की पूरी कोशिश करती रही कि रिश्ता सही नहीं है, लेकिन जेन शार्लोट के लिए पॉजिटिव ही सोचती रही। वहीं किट्टी और लीडिया को मिस लुकास से कोई जलन नहीं हुई। आखिर मिस्टर कॉलिंस तो सिर्फ एक पादरी थे, उनके लिए यह बस एक मजेदार न्यूज थी जिसे वो मेरिटन में फैलाना चाहती थी। लेडी लुकास इस शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि मिसेस बेनेट को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब वो लॉन्गबर्न पहले से ज्यादा बार आने लगी थी और बार बार यही कहती थी कि वो कितनी खुश है, जबकि मिसेस बेनेट के ताने और गुस्से से कोई भी इंसान दूर भागना चाहे। एलिजाबेथ और शार्लोट के बीच अब एक चुप्पी सी थी। ऐसा लगता था जैसे अब उन दोनों के बीच वो खुलापन कभी नहीं लौटेगा। शार्लोट की इस पसंद ने एलिजाबेथ को अंदर से तोड़ दिया था, और अब वे कहीं और ज्यादा अपनी बहन जेन से जुड़ गई थी, जिस पर उसे पूरा भरोसा था कि वो कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी। और साथ ही अब वो जेन की खुशियों को लेकर और भी चिंतित हो गई थी, क्योंकि बिंगले को गए काफी दिन हो गए थे और अभी तक उसके वापस आने की कोई खबर नहीं थी। जेन ने कैरोलिन को जवाबी चिट्ठी तो पहले ही भेज दी थी, और अब वो हर दिन गिन रही थी कि कब तक उसका जवाब आ सकता है। इसी बीच ट्यूसडे को मिस्टर कॉलिंस का एक लंबा चौड़ा धन्यवाद वाला खत आया उनके पिता के नाम, जिसमें उन्होंने इस मेहमानदारी का दिल से आभार जताया। फिर उन्होंने बड़े जोश में यह बताया कि मिस लुकास का प्यार उन्हें मिल गया है, और यही वजह थी कि वो दोबारा लॉन्गबॉर्न आने को इतना तैयार थे। उन्हें यह भी लिखा कि लेडी कैथरीन इस शादी से इतनी खुश हैं कि चाहती हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, और यही बात मिस्टर कॉलिंस ने शार्लोट को जल्दी शादी करने के लिए मनाने में अपराजित तर्क बताया। हालांकि अब मिस्टर कॉलिंस का हर्सफोर्डशायर लौटना मिसेस बेनेट के लिए किसी खुशी की बात नहीं रह गया था, बल्कि अब वो भी अपनी पति की तरह ही इसकी शिकायत करने लगी थी। बताओ, कितना अजीब है ना, लुकास लौट जाने के बजाय सीधे लॉन्गबॉर्न चला आया। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है और बहुत असुविधाजनक भी। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, और ऐसे में घर में मेहमान होना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था, और फिर आशिक मिजाज लोग तो उन्हें सबसे ज्यादा असहज करते थे। मिसेस बेनेट की शिकायतें अब मिस्टर बिंगले की लगातार गैर मौजूदगी में दुख में घुल गई थी। जेन और एलिजाबेथ दोनों ही इस बारे में बेचैन थी। रोज एक एक दिन बीतते जा रहे थे, पर बिंगले की कोई खबर नहीं। मेरिटन में अफवाह फैलने लगी कि अब वो पूरे सर्दी के मौसम में नेदरफील्ड वापस नहीं आएगा। मिसेस बेनेट को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता, और वह हर बार इसे एक शर्मनाक झूठ बताकर लोगों को डांट देती। एलिजाबेथ को भी अब कुछ डर लगने लगा था। यह नहीं कि बिंगले की फीलिंग्स सच्ची नहीं थी,
बल्कि ये कि उसकी बहनें उसे वापस आने से रोकने में शायद कामयाब हो जाएंगी। वो मानना नहीं चाहती थी, पर उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि बिंगले की बहनों की बेरुखी, उसके दोस्तों की जबरदस्ती दखल अंदाजी, मिस डार्सी का आकर्षण और लंदन की चमक धमक, ये सब शायद उसके प्यार से भारी पड़ जाए। जेन के लिए तो ये इंतजार और भी तकलीफ देह था, लेकिन उसने कभी खुलकर अपनी चिंता नहीं जाहिर की। एलिजाबेथ से भी इस बारे में उसने कभी बात नहीं की, पर मिसेस बेनेट को कौन रोक सकता था। वह हर घंटे बिंगले की बात छेड़ती, उसका इंतजार जताती और कभी कभी जेन से यह भी कह बैठती कि अगर वो वापस नहीं आया तो मान लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। जेन का शांत और सहनशील स्वभाव ही था कि वो इन बातों को चुपचाप झेल जाती। इधर मिस्टर कॉलिंस अपने वादे के मुताबिक तय सोमवार को वापस आ गया, लेकिन इस बार उसका स्वागत पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं था, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने प्रेम प्रसंग में इतना मग्न था कि किसी का ध्यान भी नहीं चाहता था। हर दिन का ज्यादातर हिस्सा वो लुकास लॉज में बिता था और लॉन्गबॉर्न में भी कभी कभी तो बस सोने से पहले अपनी गैर हाजिरी के लिए एक माफीनामा पेश करता। मिसेस बेनेट की हालत वाकई दयनीय हो गई थी। इस शादी का जिक्र आते ही उनका मूड बिगड़ जाता। जहां भी जाती लोगों को उसी विषय पर बातें करते पाती। मिस लुकास का चेहरा अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वो तो उसे अपनी जगह लेने वाली सौतन की तरह देखने लगी थी। जब भी शार्लोट मिलने आती, मिसेस बेनेट मान बैठती कि अब वो लॉन्गबर्न की मालकिन बनने के सपने देख रही है, और जब भी वो मिस्टर कॉलिंस से धीरे बोलती, मिसेस बेनेट को लगता है कि वो लॉन्गबर्न की जायदाद के बारे में बात कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि मिस्टर बेनेट की मौत के बाद वो और उनकी बेटियां कैसे घर से निकाली जाएंगी। एक दिन उन्होंने मिस्टर बेनेट से दुख भरे स्वर में कहा, सुनिए मिस्टर बेनेट, कितना दुखद है सोचना कि एक दिन शार्लोट लुकास इस घर की मालकिन बनेगी और फिर मुझे उसकी जगह से हटना पड़ेगा। भला मैं जिंदा रहकर ये कैसे देखूंगी। मिस्टर बेनेट ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान, ऐसे उदास ख्याल मत पालो। चलो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ अच्छा ही होगा। शायद मैं ही तुमसे ज्यादा दिन जी जाऊं। मिसेस बेनेट को यह जवाब बिल्कुल भी सुकून देने वाला नहीं लगा। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना राग फिर शुरू कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वे लोग ये सारी जायदाद ले जाएंगे। काश ये एंटेल नाम की जंजीर न होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर बेनेट ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई, कौन सी बात का फर्क नहीं पड़ता? कुछ भी नहीं, कोई भी बात नहीं। तो फिर तो हमें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम अभी भी भावनाएं महसूस कर सकती हो, वरना इतनी बेहद जिंदगी का क्या मतलब। मैं तो एंटेल के बारे में कुछ भी शुक्र नहीं मनाती। मुझे समझ ही नहीं आता कि कोई आदमी अपनी ही बेटियों से जायदाद छीनकर मिस्टर कॉलिंस जैसे अजनबी को दे कैसे सकता है। आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं। मिस्टर बेनेट ने शांत स्वर में बोला, यह सवाल तो तुम खुद से पूछो, तुम्हें इसका जवाब ढूंढना चाहिए। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।